अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और आपने अपना प्रीवियस लेक्चर अच्छे से याद कर लिया होगा। आज बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 3A है, जिसमें हम चैप्टर नंबर 2 सॉल्विंग बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को स्टडी करेंगे। आज के हमारे टॉपिक्स हैं एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजिकल मेथड, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस, डिडक्शंस और एक्सपेरिमेंट। तो आइए स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज को पहले सॉल्व करते हैं और इसके बाद चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 में हमारे पास सबसे पहले हैं एमसीक्यूज। मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशीज लिविंग इन द सेम प्लेस एट द सेम टाइम मेक अ पॉपुलेशन। If a scientist is studying the method of inserting human insulin gene in bacteria, which branch of biology may this be? Biotechnology. Which one will be the correct sequence of the level of organization of life? C. Molecule, organelle, cell, tissue, organ system or individual. 4. Which of these major bioelements is in the highest percentage in protoplasm? C. Oxygen. 5th. Which of the following group include organism all of which are absorptive in their nutrition? D. Fungi. 6. Similar cells organized into groups and performing same function are known as? B. Tissue. 7. Which of these tissue also make the glandular tissue in animals? A. Epithelial tissue. 8. The level of organization that is less definite in plant is organ system level. 9th. What is true about Volvox? C. Colonial eukaryote. 10. When we study the feeding relations among different animal species of a forest, at what level of organization we are studying? C. Community. स्टूडेंट एमसीक्यूज की आप लोगों को पीडीएफ में शॉर्ट क्वेश्चंस के साथ सेंड कर दी जाएगी। आप यहाँ से भी चाहें तो मार्क कर सकते हैं। आइए शॉर्ट क्वेश्चंस को स्टडी करते हैं। आपके पास दो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। पहला है डिफाइन बायोटेक्नोलॉजी, the branch of biology which deals with the practical application of living organism to make substances for the welfare of mankind is called biotechnology. Second question है आपके पास define horticulture and how it is related to agriculture. तो आपके पास सबसे पहले definition आएगी, it is a career which deals with the art of gardening. It also deals with the betterment of existing plant varieties and production of new varieties of ornamental and fruit plants. Next है हमारे पास इसका relation agriculture से. Both of these career deals with plant, but agriculture deals with the crop plants and horticulture deals with ornamental plants. लास्ट पे एमसीक्यूज की नंबर वाइज दी गई है। स्टूडेंट आप लोगों ने इन शॉर्ट क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक पर नोट करना है। अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को स्कूल में फिजिकल क्लासेस में मार्क करवा दिए जाएंगे। चैप्टर नंबर 2 है हमारे पास सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, जिसमें हमारे पास पहला टॉपिक है बायोलॉजिकल मेथड। क्वेश्चन अबाउट लिविंग थिंग हैव प्रोवाइडेड प्रॉब्लम दैट मैन हैज इन्वेस्टिगेटेड टू एड हिज ओन सर्वाइवल एंड टू सैटिस्फाई हिज डिजायर टू नो द साइंटिफिक मेथड इन विच बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आर सॉल्व इज टर्म्ड एज बायोलॉजिकल मेथड। इट कंप्राइजेज द स्टेप a biologist adopt in order to solve a biological problem. Biological method has played an important part in scientific research for almost 500 years. From Galileo's experiment to current research, it has been contributed to the advancement in medicine, ecology, technology, etc. Biological method also ensures the quality of data for public use. तो स्टूडेंट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो तरीक़ाकार इस्तेमाल किया जाता है, जो साइंटिफिक मेथड इस्तेमाल करते हैं, हम उसको बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं। अब यहाँ पे सवाल आता है कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है। कोई भी ऐसा मसला जो कि जानदार से रिलेट करता हो, हम उसको बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का नाम देंगे, यानी लिविंग थिंग से रिलेट करती हुई कोई भी प्रॉब्लम। अब इस लिविंग थिंग से रिलेट करती हुई कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम जो साइंटिफिक मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं उसको हम बायोलॉजिकल मेथड का नाम दे रहे हैं। बायोलॉजिकल मेथड में बहुत सारे स्टेप्स शामिल हैं जो कि हम फर्दर स्टडी करेंगे। ये बायोलॉजिकल मेथड स्टार्टिंग बायो की रिसर्च से लेके अब तक जो है वो बहुत ज़्यादा रोल अदा कर रहा है। इवन अब की भी जो मेडिसिन यानी हमारी जो दवाइयाँ बनाने की प्रोग्रेस है या हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितनी भी रिसर्चेज हैं, इसमें बायोलॉजिकल मेथड ने एक बहुत अहम किरदार अदा किया। साइड बॉक्स में बताया गया मैन हैज़ ऑलवेज बीन अ बायोलॉजिस्ट। इंसान जो है वो हमेशा से एक बायोलॉजिस्ट रहा है। इसकी वजह यह है कि इसने हमेशा से ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ डील किया है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ अपनी लाइफ को स्पेंड किया और उनके मुख्तलिफ इस्तेमालात सीखे हैं ताकि वो अपनी ज़िंदगी को आसान कर सके। मिसाल के तौर पे
पहले के इंसान जो हैं वो हंट किया करते थे, शिकार करते होते थे जानवरों का, तो उन्हें ये चीज़ आहिस्ता आहिस्ता मालूम हो गई अपनी रिसर्च के थ्रू कि कहाँ पे कौन सा जानदार जो है वो पाया जाएगा और उसको किस तरीके से जो है वो आसानी से हंट यानी शिकार किया जा सकता है। और फिर इसके साथ साथ उन्होंने इस चीज़ का भी अंदाज़ा लगाया कि कौन से पार्ट्स ऐसे होंगे जो उस एनिमल के एडिबल हैं यानी खाने के काबिल हैं और कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जो नॉन एडिबल हैं यानी उन्हें खाया नहीं जा सकता। बिल्कुल इसी तरीके से प्लांट्स के मुतालिक अंदाज़ा लगाया कि कौन से प्लांट्स जो हैं वो एडिबल हैं और कौन से प्लांट्स जो हैं वो नॉन एडिबल हैं। इसके बाद हमारे पास फर्स्ट स्टेप है रिकॉग्निशन ऑफ द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। Biologists go for adopting biological method when they encounter some biological problem. A biological problem is a question related to living organism that is either asked by someone or come in biologist mind by himself. बायोलॉजिकल मेथड में सबसे पहला तरीका यह है कि तयन किया जाता है, डिसाइड किया जाता है कि दरअसल बायोलॉजिकल मतलब हमें प्रॉब्लम कौन सी जो है वो सॉल्व करनी है, मसला क्या दरपेश है। और वो मसला ये भी कि कोई इंसान किसी दूसरे इंसान से पूछ भी सकता है या खुद इंसान के अपने दिमाग में आ भी सकता है यानी एक आइडिया। जैसे कि मिसाल के तौर पे फ़िलहाल जो है वो आपने देखा कि कोविड के जो है वो वायरस जो है वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ है। अब इससे रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो राइज़ हुई कि इसकी वैक्सीन क्या होगी, इससे बचा किस तरीके से जा सकता है। तो ये सारी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो किसी ने या तो पूछी हैं या इंसान के खुद के दिमाग में आई हैं। इसके बाद हमारे पास है ऑब्जर्वेशंस। एज अ फर्स्ट स्टेप इन सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, बायोलॉजिस्ट रिकॉल हिज हर प्रीवियस ऑब्जर्वेशन and made the new ones. Observations are made with 5 senses of vision, hearing, smell, taste and touch. Observations may be both qualitative and quantitative. इसके बाद दूसरा स्टेप होता है ऑब्जर्वेशन, यानी जो प्रॉब्लम है उसके मुतालिक चीज़ों को बगौर मुताला करना, मुशाहिदा करना, उनको अच्छे से समझने की कोशिश करना। जो ऑब्जर्वेशन है वो 5 सेंसेस से यानी हमारी 5 हिस्सों को इस्तेमाल करके हासिल की जाती है, जिसमें हमारी देखने की सेंस शामिल है, सुनने की, स्मेल करने की, चखने की और महसूस करने की। ऑब्जर्वेशन दो तरह की होती हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। जो हमें क्वालिटी का अंदाज़ा दे वो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन और जो क्वांटिटी का अंदाज़ा दे वो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। Quantitative observations are considered more accurate than qualitative one because the former are invariable and measurable, can be recorded in terms of number. Example of qualitative and quantitative are given below. क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन को ज़्यादा एक्यूरेट कंसीडर किया जाता है निस्बतन क्वालिटेटिव के। इसकी वजह यह है कि वो हमें एक एग्जैक्ट प्रॉपर नंबर प्रोवाइड करती है। मिसाल के तौर पे जैसे क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन में हमें एक एग्जांपल दी गई है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज कोल्डर देन बॉइलिंग पॉइंट। जो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट है वो बॉइलिंग पॉइंट के निस्बत ठंडा है, कम है, लेकिन कितना कम है ये नहीं बताया गया। तो हम जब क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन लेते हैं, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 सेल्सियस डिग्री एंड बॉइलिंग पॉइंट इज 100 सेल्सियस डिग्री, तो हमें पता लगता है कि 0 सेल्सियस डिग्री जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 सेल्सियस डिग्री है। बिल्कुल इसी तरह दूसरी एग्जाम्पल है, अ लीटर ऑफ वाटर इज हैवियर देन अ लीटर ऑफ एथेनॉल। जो वाटर का 1 लीटर होता है वो अल्कोहल के 1 लीटर से हैवी होता है, और इसकी वजह यह है कि जो हमारे पास वाटर का 1 लीटर है उसमें 1000 ग्राम्स होते हैं और एथेनॉल यानी अल्कोहल के जो हमारे पास 1 लीटर होता है उसमें 789 ग्राम्स आते हैं। और यही वजह है कि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट कंसीडर होती है। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। ऑब्जर्वेशन डू नॉट बिकम साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन until they are organized and related to a question. Biologists organize his and her and others' observation into data form and construct a statement that may prove to be the answer of the biological problem under study. This tentative explanation of observation is called a hypothesis. It has following characteristics. It should be a general statement, it should be a tentative idea, it should agree with available observation, it should be kept as simple as possible, it should be testable and potentially falsifiable. In other words, there should be a way to show the hypothesis is false. A great deal of careful and creative thinking is necessary for the formulation of hypothesis, and biologists use reasoning to formulate a hypothesis. तो अभी हम लोगों ने सबसे पहले बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के लिए एक क्वेश्चन जनरेट किया है, उसके बाद उससे रिलेटेड ऑब्जर्वेशंस की हैं। अब इस ऑब्जर्वेशन को ऑर्गेनाइज फॉर्म में लिखना और फिर ऑब्जर्वेशन को अपनी को
अपनी ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन करना अच्छे तरीके से, हम इसको हाइपोथेसिस का नाम देते हैं। लेकिन ये एक्सप्लेनेशन जो है वो आर्जी होती है। आर्जी से मुराद इसमें दोनों किस्म की गुंजाइश होती हैं, ये ठीक भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। फिर बताया गया है कि हाइपोथेसिस के मुख्तलिफ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जिसमें बताया गया कि ये एक जनरल, एक सादी स्टेटमेंट होनी चाहिए, एक आर्जी सोच होनी चाहिए, यानी कि फिर वही बात कि इसको सही भी कहा जा सकता है और गलत भी, वो एक्सपेरिमेंट से पता लगेगा हमें। जितनी ऑब्जर्वेशंस की गई हैं वो सारी इसमें डिस्कस होनी चाहिए, और इसको जो एक्सप्लेन किया जा रहा है वो सिंपली किया जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं होनी चाहिए चीज़। और लास्ट चीज़ के वही कि अगर तो ये ठीक है तो इसको अप्रूव करके आगे लेके जाया जाएगा, और अगर ये गलत हो जाती है, इसमें गलत होने की गुंजाइश भी बाकी होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास डिडक्शन। इन द नेक्स्ट स्टेप बायोलॉजिस्ट ड्रॉज डिडक्शन फ्रॉम हाइपोथेसिस। डिडक्शंस आर द लॉजिकल consequences ऑफ हाइपोथेसिस। फॉर दिस पर्पस अ हाइपोथेसिस इज टेकन एज ट्रू एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट आर ड्रॉन फ्रॉम इट। Generally, in biological method, if a particular hypothesis is true, then one should expect a certain result. This involves the use of if-then logic. डिडक्शन का मतलब होता है कमी कर देना। मतलब कि अब हमने जो हाइपोथेसिस बनाई है उसमें से हम कुछ मेजर पॉइंट्स को, मेन पॉइंट्स को निकाल के एक और स्टेटमेंट जो है वो रेडी कर लेते हैं। यानी हम अपनी हाइपोथेसिस को शॉर्टली एक्सप्लेन करके लिख लेते हैं या बता देते हैं, और इसमें हम इस्तेमाल करते हैं इफ देन लॉजिक का। मतलब कि अगर हमने एक एग्जांपल देखते हैं, अगर जैसे हमने देखा एक प्लांट सेल को ऑब्जर्व किया और हमें उसमें पता लगा कि उसमें न्यूक्लियस है, तो हम इफ देन लॉजिक का इस्तेमाल करते हुए ये भी बताएंगे कि अगर इस प्लांट सेल में न्यूक्लियस मौजूद है तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि हर प्लांट सेल में न्यूक्लियस मौजूद हो। ये जो हमने लॉजिक इस्तेमाल की, ये क्या कहलाएगी? इफ देन लॉजिक। तो डिडक्शन हमने क्या किया है, हमने सिंपली हाइपोथेसिस के कुछ मेन पॉइंट्स को निकाल लिया है और उनको मजीद एक्सप्लेनेशन और एक्सपेरिमेंटेशन के लिए भेज देना है। आप इसको हाइपोथेसिस का एक लॉजिकल कंसिक्वेंस भी कह सकते हो, यानी आप लॉजिक से उसका एक रिजल्ट निकाल रहे हो हाइपोथेसिस का। और इसके लिए जरूरी है कि हम हाइपोथेसिस, जो हमने हाइपोथेसिस बनाई है, उसको हकीकत माने, यानी ट्रू समझें, और उसी को आखिरी सजेशन भी समझेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सपेरिमेंटेशन। द मोस्ट बेसिक स्टेप ऑफ बायोलॉजिकल मेथड इज एक्सपेरिमेंटेशन। Biologists perform experiment to see if hypotheses are true or not. The deductions which are drawn from hypotheses are subject to rigorous testing. Through experimentation, biologists learn which hypothesis is correct. The incorrect hypotheses are rejected and the one which proved correct is accepted. An accepted hypothesis make further prediction that provide an important way to further test its वैलिडिटी। इसके बाद एक्सपेरिमेंटेशन मतलब तजर्बा करना। हमारे पास जो हाइपोथेसिस आई है, हम उस पर मुख्तलिफ किस्म के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, उससे रिलेटेड जो जो उस पर एक्सपेरिमेंट एप्लीकेबल होगा, हम वो सारे एक्सपेरिमेंट्स उस पर यानी तजर्बे करेंगे, यानी सिंपली प्रैक्टिकल्स करेंगे उस पर। और जो उसमें से हमने डिडक्शन निकाली थी, यानी जो हमारे पास डिडक्टिव पॉइंट्स आए थे, हम उनको मजीद अच्छे से टेस्ट करेंगे ताकि हमारे पास एक अच्छा रिजल्ट जो है वो बने। और अगर तो हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स सही, जिस तरीके से हम डिजायर, हमारे जो रिजल्ट हैं वो दे रहे हैं, तो हम हाइपोथेसिस को करेक्ट यानी ट्रू समझेंगे। और अगर तो एक्सपेरिमेंट्स उस तरीके से रिजल्ट नहीं दे रहे, तो हमारी जो हाइपोथेसिस है वो फॉल्स हो जाएगी, गलत करार पाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स। Biologists gather actual quantitative data from experiment. Data for each of the groups are then averaged and compared statistically. To draw a conclusion, biologists also use statistical analysis. और फिर लास्ट पे जब हम एक्सपेरिमेंट कर लेंगे, एक्सपेरिमेंट करने की एक वजह तो ये है कि हम ये चेक कर सकें हाइपोथेसिस ठीक है या नहीं, उसमें जो डिडक्टिव पॉइंट है उन पे टेस्ट किया ताकि वो भी पता चल जाए कि ये भी ठीक है या नहीं। लेकिन इसके अलावा हम एक्सपेरिमेंटेशन करने की वजह ये होती है कि हमें एग्जैक्ट नंबर्स जो हैं वो हासिल हो जाते हैं, और वो नंबर्स जो हैं वो हम रिजल्ट कंसीडर करते हैं उसको, और नंबर भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और इसके अलावा हम स्टैट्स की रेशोज और प्रोपोर्शंस भी जो हैं वो यूज़ करते हैं, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। जैसा आप लोगों ने बायोस्टैटिस्टिक्स में भी पढ़ा था कि हम बायोमैथमेटिक्स में कि हम लोग मुख्तलिफ मैथमेटिकल फार्मूलाज और नंबर्स और इंटीजर्स जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं ताकि हम अपने एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स जो हैं वो लिख सकें और बना सकें। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स।
Biologists publish their findings in scientific journals and books, in talks at national and international meetings, and in seminar at colleges and universities. Publishing of result is an essential part of scientific method. It allows other people to verify the result or apply the knowledge to solve other problems. और इसके बाद जो सबसे आखिरी स्टेप आता है बायोलॉजिकल मेथड का, वो होता है अपने रिजल्ट को पब्लिश करना मुख्तलिफ फॉरम्स पे। मिसाल के तौर पे मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, स्कूल और कॉलेजेस की सेमिनार्स में अपने रिजल्ट, अपनी रिसर्च के बारे में एक्सप्लेन करना, और फिर दूसरी साइंटिफिक सोसाइटीज़, इंटरनेशनल साइंटिफिक सोसाइटीज़ में भी अपने एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करना। इसको एक्सप्लेन और जस्टिफाई करने का रीज़न ये है कि पॉसिबल है कि हमारी जो एक्सपेरिमेंट और हमारी जो थ्योरी जो भी हमने रेडी की है वो शायद दूसरी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए भी हेल्पफुल हो। और इसके अलावा अगर एक रिसर्च हमने की है तो डेफिनेटली वो दूसरे फॉरम्स पे रिकॉग्नाइज भी की जाएगी। हमारे पास रिजल्ट को रिपोर्ट करने के लिए सबसे बेहतरीन जो दो चीज़ें हैं वो है साइंटिफिक जर्नल्स, जो आपको इंटरनेट पे इजीली अवेलेबल होते हैं, और डिफरेंट बुक्स। आप लोगों की बुक्स में भी आप लोग डिफरेंट लॉ और थ्योरीज पढ़ेंगे, वो भी दरअसल ऐसे ही बायोलॉजिकल और दूसरे मेथड्स को, साइंटिफिक मेथड्स को अप्लाई करके ही सारी जो है वो रिसर्चेस की गई हैं और फिर लेटर ऑन आपकी बुक्स में पब्लिश की गई हैं। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को ये लेक्चर समझ आ गया होगा। आप लोगों ने इसको अच्छे से याद करना है। अल्लाह आपका हामी नासिर।